सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में मंगल को कहा कि हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और धांधली को रोकने के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। मुल्क में इंतखाबात के निगरान इदारे के सेक्रेटरी की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन से बाकायदा मुतालिबा किया जा रहा था कि इंतखाबात में, इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है यानी यकसा मौके होने चाहिए। अदालत से नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिली तो हमें उनको गिरफ्तार करना होगा, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब का कि नवाज शरीफ साहब से कानून के मुताबिक सलूक होगा। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का सख्त रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है कि जी निगरान वज़ीर दाखिला बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। इस सब पे बात करने के साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले आप ये जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है उससे मुतमईन है? क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, वो वाकई शफाफ होंगे? इलेक्शन कितने शफाफ होंगे इसके लिए हमारी कोशिश भी है और ख्वाहिश भी। पाकिस्तान की जमातों ने मिल के हमने अपने दौर में इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे इख्तियार दिए हैं, ऑटोनॉमी दी है, वसाइल फराहम किए हैं और अब इलेक्शन कमीशन अपने तय कोशिशें करेगा और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में अब फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन इसका नतीजा तो इलेक्शन पे ही जाके पता चलेगा कि इस दफ़ा इलेक्शन की सूरत हाल क्या सामने आती है। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्शन के बाद फिर कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि हम तो यही देखते रहे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने इंतखाबात देखे मैंने ये देखा कि हारने वाले ने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया। सिर्फ जीतने वाला मुतमईन होता है कि मैं जीत गया, हारने वाले ने ना सिर्फ ये कहा कि धांधली हुई बल्कि कायरा साहब हमेशा का तारीखी धांधली होगी हमारे साथ। तो अब भी हारने वाला अपनी हार तस्लीम ना करे तो क्या कर लेंगे? देखिए, 2-3 तरह की धांधलियां होती रही। एट द पोल धांधलियां करके इलेक्शन छीने गए, पीपल्स पार्टी उसकी मिसाल है। प्री पोल रिगिंग करके, जेरीमेंडरिंग करके, हल्के बंदियां अपनी मर्जी की करा के माजी में बहुत तमाशे किए गए और फिर जीतने के बाद भी लोगों को कभी पैट्रियट बना के, कभी किसी और नाम से उनकी वफादारियां बदला के हुकूमतें बनाई गई हमारी जमात से तोड़ तोड़ के लोगों। तो ये बातें तो होती रही। जो हम माजी में कोई इल्ज़ाम लगाते रहे उन इल्ज़ामात की बाकायदा एक बुनियाद मौजूद थी, ऐसे तो नहीं था। अब तवक्को करनी चाहिए कि अब बहुत इख्तियार दिया गया है और उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन एक फेयर इलेक्शन कराने में कामयाब। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे, लेकिन तारीख पर सबने बड़ा शोर मचाया। ठीक है, सबका हक है, सबने अपने अपने लेवल पर कुछ ने प्रोग्राम्स में आकर इस बात पे बाकायदा बात की सियासतदानों ने, जिसमें आपकी पार्टी ने ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ उठाई कि जी तारीख का ऐलान भी कर दिया जाए। कल प्रोग्राम में मेरे साथ पीपल्स पार्टी से जो मेहमान मौजूद थे उन्होंने कहा कि अभी भी कन्फर्म तो नहीं है कि जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, यानी अभी भी डाउट का, शक का इजहार किया जा रहा है, ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कायरा साहब कि शायद ये जनवरी से आगे चले जाएं। अब चले कितना आगे चले जाएं ये भी नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक तजस्सुस फैलाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये 25 में चले जाएं। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए ना, शक व शुबे की बातें हमारे मुल्क में बहुत सारी होती है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो अब आगे चलना चाहिए ना, ये उसी दायरे में घूमते रहेंगे हम कायरा साहब? नहीं, पीपल्स पार्टी की यही कोशिश थी कि इस गैर यकीनी कैफियत को दूर किया जाए, खत्म किया जाए। इसीलिए हम कह रहे थे कि 90 डेज में इंतखाबात दे दे, इसीलिए हम कह रहे थे कि शेड्यूल दे दे। आज भी हम डिमांड कर रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकते, शेड्यूल तो दिया जा सकता है, वो दे दे। ऐसे तो शेड्यूल दे दिया हो तो भी तो शेड्यूल खत्म हो सकता है, अगर किसी ने वो ही करना हो तो बहुत कुछ। लेकिन इससे बहुत सारे सवाल एड्रेस हो जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल एड्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं जी। कायरा साहब, ये जो मियाँ साहब की वापसी है उसके पीछे और क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं? पीपल्स पार्टी जो है अगर उसकी बात की जाए तो वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो डील है उसके भी हवाले से काफ़ी खबरें, तज्ज़िये, तबसरे किए जा रहे हैं और 21 अक्टूबर की तारीख के हवाले से भी कुछ लोगों को लगता है कि शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 21 को क्या है 20 को वापस आ जाएंगे, जो माहौल बना हुआ है। मेरा ख्याल है कि हम तो वैसे पहले ही मुतालिबा कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप वतन वापस आइए,
और आके अपनी जमात को भी और मुल्क को भी रहनुमाई दीजिए। पाकिस्तान के कौमी लीडर्स जो हैं वो अपने अपनी जमात की रहबरी करते हुए उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े तजर्बाकार लीडर हैं, सो हम तो कह रहे थे, अब उन्होंने फैसला कर लिया है, वो तशरीफ ला रहे हैं, तो ये खुश आइंद बात है। अच्छा, एक सवाल, और ठीक है आप बाद मुकम्मल कीजिए कायरा साहब, एक सवाल आपकी बात से मुझे खुश आइंद बात है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि मियां साहब किसको तशरीफ ले आए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि हम तो मुतालिबा कर रहे थे, पीपल्स पार्टी बारहा ये बात कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि लीडर जब यहाँ पर होता है तो जाहिर बात है जो फॉलोअर्स होते हैं उनका एक मोराल बुलंद होता है, उनके अंदर इंथुजिज्म स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है, और आपने कहा रहबरी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन अपनी कॉम्पिटिटर जमात को अच्छी रहबरी से फ़ायदा हो, उनके लीडर यहाँ पर उनका मोराल बुलंद हो, इलेक्शन की अच्छी तैयारी करें, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके तो कॉम्पिटिटर है ना वो। पाकिस्तान के अंदर तमाम लीडर्स, अगर किसी पे कोई इल्जाम है तो वो अपना इल्जाम का सामना करे अदालतों में। बाकी तमाम जमातों और लीडर्स को पाकिस्तान के अंदर आके इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट पाकिस्तान के अवाम करे तो करे, और कोई जरिया नहीं है। मैं अगर ये चाहूँ कि मैं किसी जमात के लीडर को बाहर रख के मैं इलेक्शन लड़ूं, तो फिर कल वो चाहेगा कि वो मुझे बाहर रख के इलेक्शन लड़े, फिर तो अपनी अपनी चॉइस की बादशाहते हुई, पर जमहूरियत तो ना हुई। अच्छा, पंजाब में कैसी तैयारी है? बिलावल साहब जो लाहौर जाएंगे, वो जारी बात है पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही। कायरा साहब, आप पंजाब की सियासत को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, और पंजाब में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, और पंजाब में जो हुकूमत बनाता है फिर उससे जारी बात है वफाक का भी डिसीजन बड़ा सीधा हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पंजाब में कैसी तैयारी पीपल्स पार्टी की? क्योंकि पंजाब में आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि नून लीग जो है वो बड़ा चैलेंज देती है, और बड़ी तैयारी, जारी बात है सबको मौका मिलता है तैयारी करने का, और सबका बड़ा हक भी होता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में खुलकर बात करने का, तो वो तो सिंध को भी फतह करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सारी जमातों को मुल्क सारे में हिस्सा लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी को पंजाब में भरपूर कोशिश कर रही है, और बहुत मेहनत की जरूरत है। पंजाब हमारा तो गढ़ था, इब्तिदाए ज़माना से हमारे खिलाफ जो कुछ होता रहा उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल खराब हुई है। और हम इंशाल्लाह इसको रिकवर करेंगे, रिकूप करेंगे, और मुस्लिम लीग को भी चाहिए, JUI को भी चाहिए, सब जमातें मुल्क के हर हिस्से में जाएं। यही कौमी जमातें हैं ना, यही पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करने की दलील है। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद की जा रही है, आप लोगों ने 16 महीने मिलकर हुकूमत की, 13 जमातों ने कायरा साहब, जिसमें बड़ी दो जमातें तो पीपल्स पार्टी नून लीग ही थी, बाकी जमातें छोटी जमातें थीं, आप लोग ज़्यादा डिसीजन पावर आपके पास और नून लीग के पास ही थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तनकीद सिर्फ नून लीग की जानिब से नहीं, सब हदफ तनकीद आप लोगों की पार्टी को ही बना रहे हैं? मसलन क्या बना रहे हैं? जैसे कि चले वो जो आपने जब ये 16 महीने की हुकूमत ली थी 13 जमातों ने, तो PDM के सरबरा का यहाँ तक बयान आ जाना कि जी वो तो जरदारी साहब की जिद की वजह से हुकूमत करनी पड़ी, ये जो तहरीक अदम एतमाद है तो जरदारी साहब की वजह से पेश करनी पड़ी, अगर जरदारी साहब जिद ना करते, पीपल्स पार्टी जिद ना करती, तो इंतखाबात तभी हो जाते। यानी ये जो पूरी सूरत हाल थी, 16 महीने थे जो इंतखाबात नहीं हुए थे, वो सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया गया। आप जरा इस आर्गूमेंट पे गौर फरमाइए जी कि ये पीपल्स पार्टी की जिद थी जिसकी बदौलत अदम एतमाद की तहरीक पेश करना पड़ी। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ही तो इलेक्शन हो पाया, वो हुकूमत गई। उससे पहले तो इमरान खान बैठे थे। क्या इमरान खान इलेक्शन कराने जा रहे थे और हमने रोक के अदम एतमाद कर दी? ऐसा तो कुछ नहीं था। वो तो इमरान खान साहब खुद सारी चीजों को बर्बाद करना चाह रहे थे। उन्होंने इलेक्शन लॉज में जिस तरह तरमीम कर दी थी, जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हो रहे थे और वो इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना चाहते थे, वो आर्मी चीफ की तब्दीली चाहते थे, वो अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करना चाहते थे। अगर उसमें वो कामयाब हो जाते, उनको थोड़ा सा वक्त और मिल जाता, तो वो पाकिस्तान में बर्बादी की एक लंबी दास्तान लिख देते। इस पे सारी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में PDM और बाद में हम पीपल्स पार्टी जो PDM का हिस्सा नहीं थी, इस पर सबने इत्तेफाक राय किया। हाँ, हमने ये फैसला किया था कि हम 2-2.5 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन की तरमीम करके इलेक्शन कवानीन में जो इमरान खान ने खराबियां की हैं उनको दुरुस्त करके इलेक्शन करा देंगे।
जब मुल्क का इक़्तिदार संभाला गया नई हुकूमत ने, तो उन्होंने देखा कि हालात हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा खराब है, लिहाजा उस पर फैसला हुआ इज्तिमाई कि नहीं, अब हमें फुल टर्म पे जाना चाहिए, हमें साल पहले इलेक्शन नहीं कराने चाहिए, क्योंकि मुल्क इकोनॉमी के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से इतने बड़े चैलेंजेस का शिकार था कि ये किसी वक्त भी आरजी हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। इसलिए ये सबका फैसला था। और आप JUI हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबके उन फ्लोर ऑफ द हाउस बयान निकाले, आप उनके इंटरव्यूज निकाले, वजीर आजम पाकिस्तान की तकारीर निकाले, सब ने इस बात को सपोर्ट किया था। ये किसी एक जमात का फैसला नहीं था। ठीक है, किसी एक जमात का फैसला नहीं था। मैं आपकी बात से अग्रीड हूँ कि सबने जब हुकूमत बनाई थी और सबको अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या अच्छा उसमें हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या कमियां कोताहियां रह गई, उसे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, किसी एक पर जिम्मेदारी डाल के खुद को बरीजुमान नहीं करना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, इसका दूसरा पहलू भी एक निकलता है कि आपने कहा कि जी आपने कहा कि तब चेयरमैन PTI, जारी बात है वो अपने फैसले कर रहे थे, हुकूमत उनकी थी, और अगर ये तब ना होता, जो अदम एतमाद पेश की, तो आज भी इलेक्शन का माहौल ना बनता। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये होता है कि क्या उस टाइम पर PDM बकौल मौलाना साहब के PDM जो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी बात जीती तो इंतखाबात नहीं हुए और ये 16 महीने की हुकूमत हमें लेनी पड़ी, आप दूसरा पहलू अगर देखें तो क्या नहीं एक और पहलू है ना कि क्या फिर उस टाइम पे इलेक्शन अफोर्ड किए जा सकते थे अगर PDM जो बकौल मौलाना साहब के, अगर वो इंतखाबात चाहते थे और अगर जरदारी साहब मान जाते, अगर वो जिद ना करते, तो फिर क्या इंतखाबात का माहौल उस टाइम पे बन सकता था? क्या पीपल्स, पहले तो देखे ना, पहले तो एक देखना है कि इसको जरा खोल दीजिए ना आर्गुमेंट। जी अगर तो ये था कि पीपल्स पार्टी के पास मेजोरिटी थी, पीपल्स पार्टी चाहती तो ये अपनी हुकूमत बना सकती थी, तो पीपल्स पार्टी जिद कर गई, या पीपल्स पार्टी अगर मौलाना फजलुर रहमान अलग हो जाते तो हुकूमत बन सकती थी, या कोई एक जमात हमसे अलग हो जाती तो हुकूमत बन सकती थी, तो ऐसा तो था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर अदम एतमाद ना आती, तो कौन वजीर आजम होता? जाहिर बात है चेयरमैन PTI जी, इमरान खान वजीर आजम होते तो इलेक्शन कैसे होते? ठीक है, वो तो इलेक्शन नहीं करा रहे। आपका मौके बड़ा क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मौलाना साहब के मौके की मुझे अभी भी समझ नहीं चले। आपका मौके क्लियर है मौलाना साहब के मौके की मुझे अभी भी समझ नहीं कि वो सारा मलबा फिर पीपल्स पार्टी पर क्यों फेंक रहे हैं। चलें हम आगे चलते हैं। एक क्लिप है टीम के पास, जरा चलाइएगा टीम अगर रेडी करे, सब आप भी जरा सुनिएगा जी। खुर्शीद शाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे आपने सुनी नाजरीन, और कायरा साहब आपने भी सुनी, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब वो गुफ्तगू कर रहे थे, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कुछ नाम लेके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो निगरान हुकूमत है ये शायद नून लीग की हुकूमत है, ये नून लीग के साथ लिंक्ड है, या पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, आप ज़रा समझा दें। इसको इस क्लिप से नहीं समझा जा सकता। इनका इंटरव्यू सुनने के, मैंने सुना नहीं है उनका पूरा इंटरव्यू, किस सियाको सबाक में बात हुई है, क्योंकि सियाको सबाक से हटके जो बातें होती है वो आप उसका मुद्दा नहीं समझ सकते। सब कुछ लोगों का जिक्र किया जा रहा है जी, कुछ लोगों का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि जी लेकिन ये किस सवाल के जवाब में, और वो सवाल किस नौयत का था, क्या था जिसके जवाब में ये कहा गया, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं कह दिया ना उन्होंने। मुझे नहीं पता हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार होनी चाहिए, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, फिर उन लोगों के, आपके खुर्शीद शाह साहब के मुताबिक, और ये पीपल्स पार्टी के कुछ और लोग भी ऐसा मौक़िफ़ दे रहे हैं कायरा साहब। अच्छा ये फरमाइए कि एक तो इस पे हमने अपनी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है ना, इसके ऊपर जरदारी साहब ने कोई इख्तियार दिया हुआ है पार्टी ने, जब तक वो कोई फाइनल हमें नहीं बताते डायलॉग के नतीजे का, तो उस वक्त तक हमें इस पे कमेंट नहीं करना। चलें ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिन अहबाब का नाम लिया गया, ये कहा जाता है, क्या वो वाकई मुस्लिम लीग के करीबी लोगों में है, ताल्लुक वाले हैं या नहीं है? अगर हैं तो फिर उस बात में बेहतर होता कि तो कायरा साहब कोई पीपल्स पार्टी के भी तो करीब हो सकता है ना, मतलब अब मेरे ज़हन में भी नाम आ रहे हैं कुछ जिनको ये कहा गया कि शायद जरदारी साहब के करीब हैं, तो किसी के करीब होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी के करीब होने से ये साबित हो जाता है कि वो गैर जानिबदार नहीं होगा, कोई भी किसी के भी करीब हो सकता है। मैंने तो ये कहा कि ये तासर ना आता, मैंने ये कहा कि ये तासर ना आता, बाकी तो उसकी परफॉर्मेंस से पता चलता है ना। लेकिन इसका मतलब है फिर किसी भी जमात का बंदा जो है वो न्यूट्रल हो सकता है।
उसको किसी भी जमात के बंदे को दे देनी चाहिए फिर पोजीशन। फिर तो सियासी जमातों से लोग लेने में क्या हर्ज है, या किसी हुकूमत को कंटिन्यू कराने में क्या हर्ज है। ये जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट का तस्वर दिया गया था, ये था ये कि इससे एक तो अमलन न्यूट्रलिटी हो और दूसरा तासर भी हो कि ये न्यूट्रल लोग हैं, इनका किसी ग्रुप से, किसी जमात से, किसी तरह से ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कि इस हुकूमत में, हम माजी में भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर ऐसा तासर देने में नाकाम हुए हैं। और अब हमें चाहिए कि किसी तरह का केयर टेकर सेटअप बनने हैं तो इनकी यूटिलिटी नहीं है, बल्कि इनको अब दोबारा देखना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आती है, असेंबली बनती है, इस कानून को तरमीम करके जो भी गवर्नमेंट हो वो कंटिन्यू करे। इलेक्शन कमीशन पावरफुल हो गया है, वो टेक ओवर करके इलेक्शन कराए, और जो भी गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करे टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अब आप ये ना कहिएगा कि मफरूज़ा हो सकता है बहुत पहले, इट्स टू अर्ली, लेकिन जाहिर बात है आपने सियासत में बाल सफ़ेद किया, आप गहरी नज़र रखते हैं तमाम चीज़ों पर। पहले ये कहा जाता था कि शायद मखलूत हुकूमत आएगी, क्योंकि आप सब लोग एक पेज पर थे, आप लोगों ने 16 महीने का एक एक्सपेरिमेंट किया, तमाम पार्टियाँ एक पेज पर आईं और आप लोगों ने हुकूमत की, चैलेंजेस का मिलकर सामना किया, मुकाबला किया। लेकिन उसके बाद चूंकि पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने आके खड़े हो गई, एक ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, इधर से तनकीद हो रही, इधर से तीर चल रहा है, तो शायद अब सबको लगना शुरू हो गया कि अब कोई मखलूत हुकूमत नहीं होगी, जो भी होगा वो 2/3 मेजोरिटी से भी आ सकता है। आपका तजर्बा और तजिया क्या कहता है कायरा साहब? मेरा ख्याल ये है कि 2/3 मेजोरिटी वाला तो कोई बंदा नहीं आ सकेगा। ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट होगी, अगर किसी को अक्सरियत मिल गई तो वो अपनी हुकूमत बना सकता है। ठीक है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिन गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है, उसके लिए एक इज्तिमाई फैसला साजी की जरूरत है, और आपको लार्जर कंसेंसस करना होगा, आपको मिल बैठ के फैसले करने होंगे। हो सकता है कल कोalition गवर्नमेंट बने, कि कोalition किस किस की होगी, ये जरूरी नहीं कि हर दफा एक ही जमातों की कोalition हो। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं होगी, है ना, जो समझ आ रही है हालात को देखते हुए। ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी आपका ख्याल है, जरूरी नहीं है। यानी ये भी हो सकता है। हमारा नून लीग से हमारा कौन सा इतना इख्तलाफ हो गया? ये थोड़ी बहुत तल्ख गुफ्तगू हम असेंबलियों के अंदर बैठे हुए जब इकट्ठे बैठे होते हैं फिर भी कर लेते। हम अलग अलग जमाते हैं, अब इलेक्शन का माहौल है, वो अपने इलेक्शन की बात करेंगे, अपनी कारकर्दगी बताएंगे, हम अपनी बताएंगे। तो कभी किसी वक्त तल्ख बात भी को मेरे जैसा नालायक कर देगा, लेकिन ममूमी तौर पे हम उनकी क़यादत का एहतराम करते हैं, वो हमारी क़यादत का एहतराम करते हैं, और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के और बाकी जमातों को भी साथ लेके चलने की जरूरत होगी। और इससे भी हट के अगर कोई हुकूमत कोalition की बनी तो भी अपोजिशन की जमातों को उसको ऑन बोर्ड लेना होगा, और पाकिस्तान के फैसले इकट्ठे बैठ के करने होंगे। ये लाजम नहीं है कि सिर्फ कोalition हो, बल्कि हमें लार्जर कंसेंसस की जरूरत है। आखिर में जानना चाहूंगी, PTI चेयरमैन को आप इलेक्शन से बाहर देखते हैं या आने वाले इंतखाबात में क्या देखते हैं? PTI चेयरमैन ने अपने लिए जो कुछ हुआ है, जिस सूरत हाल का वो सामना है, उन्होंने खुद अपने लिए उसका सामान पैदा किया है और खुद उसी का इलाज निकालना होगा। उनके खिलाफ केसेस हैं, उन केसेस का उन्हें बजाय इसके कि वो डिले करें, वो तातुल का शिकार करें केसेस को, उन्हें चाहिए कि वो जल्द अपने केसेस के जो भी प्रूफ है, शाते हैं, वो दें, ताकि उनके केसेस जल्दी कंक्लूड हो सके। और अगर वो बेगुनाह होते हैं तो बिल्कुल उनको इलेक्शन में आना चाहिए। ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को लेकर लीगी रहनुमा काफ़ी गुस्से में हैं। सरफराज बुगटी ने अपने बयान में कहा था कि नवाज शरीफ को अदालत से ज़मानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे, और नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि एक मुलजिम को जहाज़ से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। उनके इस बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने सरफराज बुगटी को हद में रहने का मशवरा तक दे दिया। उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर दाखिला बयान देकर कद बढ़ाने की कोशिश ना करें और अपने काम पर तवज्जो दें। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि खुद कानून पास करके निगरां हुकूमत को बाइख्तियार करने वाले आज हद से ना बढ़ने का कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की वापसी, इन दोनों बड़ी खबर बनी हुई है। और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब भी इस हवाले से क्या कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ बड़े भाई को राय दे सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। अब देखना है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी पर ज़िम्मेदारों के एहतसाब पर कायम रहते हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब की जो मसालेहाना रविश है मसलियत को अपनाते हुए उसको अपनाते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चंद दिन पहले
नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि उन्होंने एक रोज़ भी कराची में नहीं गुजारा है, और यही शिकवा कराची को पीटीआई के कप्तान से भी रहा, जो शहर कायद में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर भी महज बातों से आगे नहीं बढ़ सके। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी अब क्या रंग लाएगी, और क्या आने वाला इलेक्शन कराची को उसका खोया हुआ जो हक है वो दिला सकेगा? ये और बहुत से सवाल जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ उसमें मौजूद हैं मेहमान, और कराची से भी एक मेहमान मौजूद है, साबिक वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियोज़ में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मेजर खुरम रोकड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। खुरम साहब की इजाज़त से मैं अमीन साहब से ज़रा शुरू करना चाहूँगी। अमीनुल हक साहब, आप ये जो GDA और JUI से मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, हालांकि जो PDM में आप इन्हीं के इत्तेहादी रहे हैं, तो क्या अवाम आपको अपना निजात दहिंदा समझकर वोट देंगे? आपको एतमाद है, इस बात का कॉन्फिडेंस है? जी सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आप MQM पाकिस्तान की 35 साल डायनेमिक को चेक कर लें। मेरा ख्याल है पिछले 35 साल के अंदर सूबे सिंध के अंदर कौमी सूबाई असम्बली और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मिला के तकरीबन 10 के करीब इलेक्शन हुए। उन 10 के 10 इलेक्शन में MQM पाकिस्तान की एक इंफरादियत रही है कि उसने किसी सियासी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इलेक्शन में MQM ने शानदार कामयाबी हासिल की है। पिछले 3 दहाइयों से ऊपर हो चुका है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सिंध का ताल्लुक़ है, शहरी सिंध का ताल्लुक़ है, तो यस, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा सेंटिमेंट पाया जाता है, नेगेटिव सेंटिमेंट पाया जाता है। लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के अवाम जिसे कहते हैं कि इंतहाई नाराज़ हैं। पिछले 15 साल में जो करप्शन हुआ है, पिछले 15 साल के अंदर जो उन्होंने कोई तरक्याती काम ना कराए, जिसके बिना पे उनके ख़िलाफ़ एक शदीद नफ़रत की कैफियत पैदा हो चुकी है, जिसके बिना पर JUI हो, JDA हो या फंक्शन लीग हो, मैं समझता हूँ उनके लिए एक अच्छा मैदान इंटीरियर में बना हुआ है। MQM पाकिस्तान ने क्या किया कि MQM पाकिस्तान माजी में भी इन तमाम सियासी जमातों के साथ मिलती रही है और मुलाकातें करती रही हैं, और इसी तरीके से आपने देखा था कि अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना था तो MQM पाकिस्तान का बना, तो इन तमाम सियासी पार्टियों ने MQM को सपोर्ट भी किया था। MQM काल से था का वक्त GDA के ऑफिस का दौरा भी किया, और JDA के वक्त ने भी MQM के ऑफिस का दौरा किया। हम करने क्या जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन पे मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट इंशाअल्लाह ताला की जाएगी, जिस तरह माजी में भी करती चली आई है। जहाँ तक शहरी सिंध का ताल्लुक है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास है या नवाबशहर, तो मैं समझता हूँ कि MQM माजी में तमाम जगहों पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीतती चली आई है। हाँ, MQM के पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है फिजा कि अगर आप ये पिछले 8 या 10 या इलेक्शन देखेंगे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का, तो खैरपुर हो, शिकारपुर हो, और जिसे कहते हैं रोडी हो, या फिर अब गुटकी हो, इन जगहों पर भी MQM पाकिस्तान के 12,000, 15,000, 18,000 MQM के जो कैंडिडेट हार भी गए थे उनको वोट मिले। इसका मतलब क्या है कि MQM का एक बड़ा वोट बैंक इन दही इलाकों में भी मौजूद है। हमारे इनके साथ मिल बैठने से जिसे कहते हैं, और अच्छी बात है जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट जो इंटीरियर सिंध में पाया जाता है, तो अगर हम दोनों आपस में बैठ करके एक अच्छे उम्मीदवार को सामने लेकर आते तो मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत यकीनन, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान अपने JDA और काफ लीग के जिसे कहते हैं फंक्शन लीग के साथ मिलकर के बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी। खुरम रोकड़ी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने अमीनुल हक साहब को भी सुना। अगर MQM वाकई इत्तेहाद करती है कुछ पार्टियों के साथ मिलकर तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सकता है, लेकिन इकट्ठे हुकूमत इन्होंने की सब ने, और वही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी कि अवाम क्या इतनी जल्दी भूल जाएगी? दूसरा चलें, MQM और पीपल्स पार्टी तो आमने सामने रहे हैं हमेशा, सिंध में हुकूमत गो के पीपल्स पार्टी की रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। अब खुलकर तनकीद की जा रही है, इधर से तीर आता है, उधर से ईंट का जवाब पत्थर में आता है। क्या हो रहा है, समझ आ रही है कुछ? और ब्रेक से पहले कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि अब आप लोग तो इत्तेहाद नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आप लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आज कुछ भी हो सकता है। वो दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, दुरुस्त इसलिए ना, कायरा साहब का कहना हमने ये देखना है कि, और MQM का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है। इलेक्शन से पहले जो है, यानी इलेक्शन का जब इलेक्शन हो रहा होता है तो बैलेट पेपर के ऊपर तमाम पार्टीज़ का अपना अपना साइन होता है, और आपने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। तो किसी पार्टी पे आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कल इकट्ठे बैठे थे तो आज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। इलेक्शन पार्टीज़ ने अपने बयानी पर लड़ना है, और उन्होंने दूसरी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ऑब्जेक्ट भी करना है, और ये भी कहना है कि मैं इससे बेहतर या हम इससे बेहतर पॉलिसी लेके आएंगे। अब
ऑब्जेक्शन के वक्त अल्फाज का चुनाव क्या है, और वो अब ऑब्जेक्शंस जो हैं क्या वो लिमिटेड हैं, किस ब्रैकेट के अंदर तो नहीं है कि क्या मुल्क के लिए हैं या ज़ात के लिए हैं, ये अहम चीज़ें हैं। ऑब्जेक्शंस भी होंगे, आप एक दूसरे को पूछेंगे भी सही, लेकिन होना ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ मेरी ज़ात या मेरे एक ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, अल्फाज का ख्याल रखना, अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे होता है, क्योंकि उनके अल्फाज जो हैं वो पब्लिक सुन रही होती है। ठीक है। और पब्लिक का जो सेंटीमेंट्स हैं वो चैलेंज अगर आप करेंगे, या आप 2+2 4 को 5 या किसी चीज़ को लेजिटिमेट चीज़ को आप कहेंगे हम नहीं मानते, तो पब्लिक पे ज़रूर असर हो रहा होता है। तो बाकी जोड़ तोड़ तो पार्टीज अपना करेंगी, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है जी। अमीन साहब, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। ये जो 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, तो इसमें भी कुछ लोग तबसरे कर रहे हैं कि पता नहीं वो आते हैं तारीख आगे ना चली जाए, फिर नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन कैंपेन आके करेंगे, सुनने में आता है कि बड़ी सख्त इलेक्शन कैंपेन वो करेंगे, जिन पर उन्होंने तनकीद करनी है, कुछ बड़ी शख्सियात वो खुलकर नाम लेकर तनकीद करना चाहते हैं। और इसी हवाले से कुछ खबरें गर्दिश करती रही कि शहबाज शरीफ साहब ने जाकर उन्हें शायद समझाया। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे, और आने के बाद जो इलेक्शन कैंपेन है क्या वाकई बड़ी धुआंधार इलेक्शन कैंपेन होगी, और सियासत पर उसका क्या असर होगा? देखिए फिजा, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का अगर माजी भी देखते हैं तो 2018 के इलेक्शन कैंपेन हम सब मसरूफ थे, और हम सब ने देखा कि 2018 के इलेक्शन कैंपेन में मियाँ साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, जेल की सैर भी करते हैं, लेकिन अपने अवाम के दरमियान मौजूद रहे, जिसके बिना पर मैं समझता 2018 के इलेक्शन में उनकी पार्टी को बिलखसूस पंजाब में मेरा हाल है कि एज हासिल हुआ था। मुझे उम्मीद है कि एक सियासी वर्कर होने के नाते, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, मेरा अपना अंदाज़ा है कि यकीनन वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, और जैसे भी हालात होंगे यकीनन उसको फेस करेंगे। अगर अवाम उनके साथ खड़ी होती है तो मैं समझता आने वाले इलेक्शन में भी उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। जहाँ तक आपका पूछने का सवाल है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे, मैं समझता हूँ यस, MKM पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि इलेक्शन जो है आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ तरीके के इनेकाद को यकीनी बनाते हुए। अच्छा, वैसे मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन अगर आपने सुन लिया तो अच्छी बात है। ये वो सवाल है तो जहन में खुद ही आ जाते हैं, हालांकि मैंने नहीं पूछा था। अच्छी बात है जी। ये वो सवाल है तो जहन में वैसे रहता है, ख्वाबों में भी आता है कि वक्त पर होंगे इलेक्शन या नहीं होंगे। जी अमीन साहब। जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। फिर देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि हम सबों को इस बात की ख्वाहिश भी रहती है और कोशिश भी रहती है कि इलेक्शन को बर वक्त इनेकाद लाजमी तौर पे किया जाए, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी MKM ने मेरा ख्याल हमेशा मुतालबा भी किया है कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो डीलिमिटेशन उसके प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए, और उससे पहले देखें कि MKM पाकिस्तान की कोशिशों, काविशों और मुतालबा की बदौलत मैं समझता हूँ कि डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया गया, और हमने गालिबन हर फोरम पे, चाहे वो TV चैनल का फोरम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या हमारा सियासी जलसे हो, उसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, फारूक सत्तार भाई, इन्होंने क्या मुतालबा किया कि हर सूरत में डीलिमिटेशन के प्रोसेस मुकम्मल किया जाए और उसके बाद इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। और अच्छी बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने MKM के मुतालबात को सुना, जो पहले मैं समझता हूँ कि गालिबन 16 दिसंबर तक या 14 दिसंबर तक इन्हें प्रोसेस मुकम्मल करना था, उसके टाइम लाइन को कम किया, गालिबन 30 नवंबर का अपना प्रोसेस मुकम्मल करने जा रहे हैं, और उसके बाद इलेक्शन का इनेकाद होगा। तो मैं समझता हूँ डीलिमिटेशन पहले होने चाहिए, उसके बाद इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है आप लोगों का वहाँ सिंध में? हाँ, देखिए, नून लीग मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी में शुमार होता है, लेकिन अगर कराची में आप लोग इत्तेहाद करेंगे? देखिए, लेकिन अगर हम उनको 1988 से MKM पाकिस्तान मुख्तलिफ इलेक्शन में हिस्सा लेती चली आ रही है, बट हमने कभी भी कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर नून लीग को या कोई और सियासी पार्टी को कभी भी इलेक्शन में कामयाब होते नहीं देखा है। तो यस, मैं समझता हूँ जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है, आउट स्कर्ट ऑफ कराची हो या इंटीरियर सिंध हो, तो यकीनन हम मुस्लिम लीग नून के साथ भी बैठेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, और जहाँ पे उनको सपोर्ट करना होगा मैं हाल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक शहरी सिंध है, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, पिछले 3 दहाइयों से MKM के कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार जीतते चले आए, तो मैं समझता हूँ कि उन सीटों पर तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई बातचीत मुमकिन नहीं है, और वहाँ पर यकीनन MKM पाकिस्तान अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी और पतंग के निशान पर इंतखाब लड़ते हुए कामयाबी हासिल करेगी।
ठीक है, अच्छा जी, मेरे साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो नवाज शरीफ साहब जिम्मेदारों के एहतसाब का एक बयानिया बना रहे हैं और खुलकर वो तनकीद भी करते हैं, और इस इलेक्शन कैंपेन में सुनने में आ रहा है कि बड़ी धुआंधार और जारहाना अंदाज अपनाया जाएगा, और फिर ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि हमेशा मसलहत की बात करते हैं तो शायद एक दिन 2 दिन यहाँ रुकने के बाद वो वापस चले गए, तो ऐसी क्या बात थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकती थी, वहाँ जाकर वो समझाने गए, ऐसी खबरें गर्दिश करती रहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो बयानिया जिम्मेदारों के खिलाफ एहतसाब का और बड़ी शख्सियत के नाम भी शामिल हैं, ये काबिल अमल हो सकेगा? नहीं, एहतसाब का जो बयानिया है ना उसको तो हम सेकंड करते हैं, लेकिन ये जो ब्रैकेट फिर बात आ गई, ये जो ब्रैकेट आ जाती है ना और वो ब्रैकेट के अंदर कोई शख्सियात का आप नाम लेके उसको सिर्फ अपने साथ जोड़ लेते हैं और आप एक महसूस हो कि आपने जो समझा या आपके साथ जो हुआ, ठीक है, आपने कुछ लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराया और आपने बिल्कुल ब्रैकेट के दरमियान एक बयानिया दे दिया। ठीक है, हम इस ब्रैकेट के कायल नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए और साफ शफाफ चेहरों के साथ होना चाहिए, और एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी से लेके ठेकेदारों से लेके दफातर के अंदर बैठे हुए लोगों से लेके, जो हम कहते हैं ना जी एहतसाब से बिजनेस रुकता है, एहतसाब से बिजनेस नहीं रुकता। एहतसाब ये थ्योरी आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। एहतसाब का मतलब क्या है कि आप करप्शन को पकड़ रहे हैं, और चाइना की मिसाल लें, दुनिया की जो मिसाल लें जहां पर करप्शन का वायरस शदीद फैला, जैसे हमारे अंदर तो है, हम तो 2 रुपए के ऊपर भी मामलात को गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें बगैर एहतसाब या बगैर करप्शन के इस वायरस को ख़त्म किए बगैर हम कैसे नरिशमेंट होगी और कैसे फ्लरिश करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को ब्रॉडर होराइजन के अंदर जाते हुए हम ये कहते हैं एहतसाब कीजिए और सरेआम कीजिए और सबका हो, अक्रॉस द बोर्ड कीजिए और उसमें कोई माफ़ी की गुंजाइश ना दीजिए। इलेक्शन से पहले एक एहतसाब कर दीजिए ताकि इलेक्शन में पार्टी ज़रा साफ साफ हो के आए। तो फिर इलेक्शन से पहले, अब आप बड़ी बात करें, इलेक्शन से पहले फिर एहतसाब होता नजर आता है आपको? हमारी तो ख्वाहिश है, मुझे पूरी होती दिखाई देती मुझे शदीद प्यास लगी हुई हो तो मैं कहूँ मुझे पानी दें, तो मुझे अगर पानी मिलेगा तो मेरी प्यास बुझेगी ना, अगर आप ना दें तो मैं मिलेगा पानी फिर आप? मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका अगर दिल है कि तड़पते रहें और तड़प तड़प के प्यासे मर जाएं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास पानी है और आप मुझे पानी पिला सकती हैं और मुझे पानी चाहिए, आप क्यों ना दें मुझे, और मेरी ज़रूरत पानी है पीना, बस। ठीक है, अमीन साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं बिलावल, मुझे याद है कुछ महीने पहले बिलावल की पार्टी से या पीपल्स पार्टी से जो भी प्रोग्राम में आता था तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते थे कि अगले वज़ीर आज़म 100% बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो शिकवा अचानक से करना शुरू कर दिया खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, इसकी क्या वजह समझ आती है आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो मुकम्मल सिंध में प्रोटोकॉल मिला हुआ है। बिलावल साहब का कारवां माशाल्लाह मेरा ख्याल है 15-15 गाड़ियों के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के साथ रवाना होता है, और बल्कि आपके चैनल ने भी आज से ग़ालिबन 8 या 10 दिन पहले दिखाया है कि बिलावल साहब हैदराबाद तशरीफ लाते हैं। सॉरी अमीन साहब मैं आपकी बात काट रहे हैं, आपने कहा सिंध में उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला हुआ है ना, वो तो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं ना, सिंध से बाहर आके वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, आप एक सूबे की बात कर रहे हैं सर। मैं उस पर भी आता हूँ, उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। अब से मेरा ख्याल 8 से 10 दिन पहले ये हैदराबाद तशरीफ़ लाते हैं और एक फ़िल्टर प्लांट का इफ्तिताह करते हैं। अरे भाई, जब आपको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, वो कौन सी ताकत है जिसने आपसे फ़िल्टर प्लांट का इफ्तिताह करा है? इसका मतलब क्या है कि आपको इवन प्लेइंग फील्ड नहीं बल्कि आपको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। सिंध के अंदर है MKM क्या मुतालबा कर रही है? MKM मुतालबा करते चली आ रही है कि खुदा के वास्ते वो तमाम अफसरान, करंट अफसरान जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए हुए थे, उनको तब्दील किया जाए और तब्दील करके ईमानदार, दयानतदार और अहल अफसरान को लगाया जाए जो कि मेरिट के बुनियाद पर जिनके तैनाती मुकम्मल किया जाए, और मेक श्योर किया जाए कि वो आने वाले इंतखाबात को शफाफ तरीके से, पुरअमन तरीके से इनेकाद करें। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, 15 साल तक वो हुकूमत करती चले आए हैं। अब जब वो हुकूमत से बाहर आए हैं तो उन्हें सिंध के अवाम का, पंजाब के अवाम का, KPK के अवाम का जो उनको तासरात उनके बारे में पाया जाता था, अब उन्हें नज़र आना शुरू हुआ है। उन्हें सही मायने में जो उर्दू में मुहावरा है ना कि आटा दाल चावल का भाव का पता लगना शुरू हुआ, जिसके बिना पे अब वो इवन प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके पास तमाम प्रोटोकॉल मौजूद है, तमाम बेनिफिट मौजूद है, तमाम इंतज़ामिया उनके साथ है, लेकिन हाँ, सिंध के अवाम अब उनके साथ नहीं है। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में इन्हें अंदाज़ा होगा कि पंजाब और KPK तो दूर की बात है, सिंध के अवाम भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे।
पूनम साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि सिंध की अवाम अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़ी हुई है? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले अभी भी दावा करते हैं कि सिंध में तो भुट्टो जिंदा है। इम्पार्शल गुफ्तगू की जाए ना। देखिए, पीपल्स पार्टी ने कराची को ओन नहीं किया आज तक, और अर्बन और रूरल का जो इशू है वो नहायत ही संगीन और संजीदा इशू है। और सबसे जो बड़ा वहाँ पर ज्यादती है वो है कोटा सिस्टम। चाहे MQM है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं कई अपने दोस्तों को जो इनके हैं, मैं कहता हूँ कि कितनी इलीट पढ़ाई लिखाई से किस तरफ ले जाया गया आपको। बहरहाल उसके उस बात पे भी नहीं जाते। ठीक है। कोटा सिस्टम इतना बड़ा जुर्म है कि एक बच्चा अगर कराची के अंदर टॉप ऑफ द लाइन और वो कमाल का बच्चा है, तो आप गांव वाले को ये कह के जी ये गांव का है, तो हम कोटा सिस्टम इसको बराबर ला के अपने पूरे निज़ाम को चोक कर दें। आज 2023 है, आपने अपने इंटीरियर के अंदर स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं ठीक किया? किसने करना था? तो यहाँ पर MQM के जो इश्कालात हैं या उनकी जो सोच है या जिसको वो ऑब्जर्व करते हैं वो जस्टिफाइड है। चाहे हैदराबाद है, चाहे सखर है, चाहे बड़ा शहर कराची है, तो अर्बन और रूरल का इशू रहेगा। और जब तक आप अदल नहीं करेंगे, तो अदल जब तक नहीं होगा, उस वक़्त तक तवाज़ुन नहीं कायम करेंगे, तो उस वक्त तक सुकून नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक केपेबल और जो केपेबल नहीं है, इसके फ़र्क को दूर कैसे किया जाएगा, ये पीपल्स पार्टी का इशू। एक अहम सवाल मेरे जहन में आया, जैसा कि आपने पूरा बता दिया कि कैसे वोट मिल सकता है, लेकिन फिर जो सियासतदान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आके कहते हैं कि वोट तो हमें मिलेगा, तो वो किस अवाम पे इतना एतमाद कर रहे होते हैं जिनको कुछ डिलीवर नहीं किया होता? नहीं, सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रही, सारों का यही है जी। उनका कॉन्फिडेंस आता कैसे? असल में ये है कि जो पॉलिटिकल आदमी होता है ना, उसको सिवाय इलेक्शन के उसका फील्ड ही यही है। उसको आप कभी भी कहेंगे ना कि क्या तुम इलेक्शन में जाना चाहोगे, तो चाहे हालात साजगार हो ना हो, पॉलिटिकल बंदा, मैं भी 10 दिन 5 दिन पाल के, नॉट 10 डेज 5 डेज गुजार के आ रहा हूँ अपने हल्के वगैरह, तो मैं भी एक चार्ज होकर वापस आ गया हूँ कि हाँ, मैं इलेक्शन हम लड़ सकते हैं, कि हमारा इलेक्शन इस वक्त हमारे इलाके में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, अगर ये प्लानिंग करें तो हम लड़ सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। वोट लोग जो हैं वो क्यों मजबूर हैं आप इसमें आए? हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बनने नहीं दिया, इसलिए लोग डिपेंडेंट हैं उन्हीं कुछ लोगों के ऊपर जो लगातार इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो ही चेहरे बाप, उसके बाद वो हल्का, और लोग कहाँ जाएं? लोग डिपेंडेंट उन पे हैं और उनको लोगों को एक्सप्लॉइट करना आता है। कई दफा कह चुका हूँ, आप जो मर्जी तनकीद करें मुशर्रफ रजीम के ऊपर, एक कमाल का आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया आपके पास, और हम पॉलिटिकल पार्टीज ने आते ही उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका और दोबारा वापस हम ले आए लोगों को कि वो हमारे पे डिपेंडेंट रहे। एक पार्लियामान के अंदर बैठा हुआ MNA, वो उसकी सोच फिक्स्ड है उस हल्के के अंदर कि इसकी नाली, इसका थाना, इसका कचहरी, इसका पटवारी, मैंने इसको कैसे करना है। अब ये रूरल इशूज हैं, ठीक है, ये कराची के इशूज नहीं है। कराची वालों के इशूज और थे, कराची की इंक्रोचमेंट, कराची का मास्टर प्लान, पानी का मसला, इतना बड़ा मसला पानी का, कराची का मास्टर प्लान, कराची की पोर्ट्स को सही तरीके से चलाना। फिर वापस कहाँ चली जाएगी बात? करप्शन, बेइंतहा करप्शन, ब्रीफ केस, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, तो जो बच गए, बात खत्म होती है एक लफ्ज पर, एहतसाब, बस जो बच गए उनके पास अभी ऑप्शन एक ही है। जो नीट क्लीन पॉलिटिशियंस हैं ना, उनके लिए एक ही ऑप्शन है इस मुल्क में आगे पॉलिटिक्स करने की, एहतसाब हो जाए। अच्छा, आपने एक बड़ा सवाल पूछ लिया, इसका जवाब आपसे भी रहती है और अमीन साहब आपसे भी। आपने कहा नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन, ये हम आप लोगों से सुनते रहते हैं कि सियासत में क्या क्या कुछ हो रहा होता है। मैं आपसे ज़रा दिल पे हाथ रखिए और बताइए कितनी परसेंटेज है जो नीट एंड क्लीन है? मैं आपको बताऊं, हर पार्टी के अंदर 100 में से कितनी परसेंटेज? 100%, नहीं, परसेंटेज बता दें अंदाजे से। मैं आए से कि पार्टीज के अंदर 65 to 70% नीट क्लीन लोग मौजूद हैं। ठीक है, यानी आप मोर देन 50% को कह रहे हैं। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ, अच्छी खबर है। लेकिन जो आपका राज निजाम है, वो जो 25%, जो 20% जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उन्होंने हर पार्टी को ऐसे ग्रिप किया, हाईजैक किया हुआ है, ग्रिप किया हुआ है उन्होंने। इवन कुर्सी भी अच्छी उस पैसे वाले को मिलेगी, क्योंकि मयार जो है ना इंटेलेक्ट है, ना मयार जहानत है, ना फतानत है, ना काबिलियत है, ना दयानतदारी है, ना दलेरी है, ना शुजात है, मयार पैसा है। ठीक है, कहां से आया ये भी कोई मसला नहीं है, आना चाहिए जी। अमीन साहब, आपका भी इसमें मैं कमेंट चाहूंगी। देखिए फिजा, MKM की हिस्ट्री उठा के देखे कि आज भी MKM के किसी भी अराकीन कौमी असम्बली या राब्ता कमेटी का मेंबर हो या साबिक वजीर हो, उनके ऊपर नैब का केस नहीं है।
कोई एंटी करप्शन का केस नहीं है। हाँ, MKM के ऊपर सिर्फ एक केस बना था, वो क्या कि KPT में आपने 900 लोगों को नौकरियाँ दी। मैं समझता हूँ कि MKM एक सियासी पार्टी है, सियासी पार्टी होने के नाते मैं समझता हूँ कि मेरिट के बुनियाद पे पाकिस्तान के नौजवानों को जहाँ जहाँ नौकरी देने की बात होगी MKM बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन MKM के अंदर खुद अपने एक एहतसाब का सिस्टम है। आज भी हमारे अराकीन कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, उनके साथ बात परस की जाती है, कार्यकर्ता का जनरल वर्कर मीटिंग होता है, उसके अंदर भी सवालों जवाबात का सिलसिला जारी रहता है। MKM तो आज भी अपने ऑफिस के अंदर लाजमी, MKM के ऑफिस में 24 आवर खुलता है, उसमें तमाम के तमाम लोग, मेरा ख्याल है आम आदमी भी उसमें शामिल होता है, उनसे सवाल जवाब करता है और अपने काम भी करवाता है। अच्छा अमीनुल हक साहब, MKM हर गवर्नमेंट के साथ ही होती है, हमेशा कोलेशन में MKM हर गवर्नमेंट के साथ कोलेशन में ही होती है। ये MKM की मसलहत है, मुफाहमत है या किस्मत है? मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी MKM के डायनेमिक का स्टडी कर लें कि MKM पाकिस्तान के वाहिद सियासी पार्टी थी जो 2013 से लेकर 2018 तक किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। हमारे पास सूबाई कौमी असम्बली की 25 सीटें थी, सूबाई असम्बली की 52 सीटें सिंध असम्बली में थी, लेकिन हम किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। बल्कि उस दौरान 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो तमाम लोग किसी न किसी जगह, GUI हो, तमाम लोग किसी न किसी सूबे में या हुकूमत का हिस्सा रहे। हाँ, 2018 के बाद हम हुकूमत में रहे, लेकिन हमने क्या किया? आप हमारे पास 2 अदद मिनिस्ट्री थी, आप उस मिनिस्ट्री को साथ देख लें कि MKM ने हमेशा अपने अवाम की बात की, अपने कारकुनान की बात की, अपने वोटर की बात की, अपने सपोर्टर की बात की। और यही वजह है कि जो आप सवाल पूछ रही थी कि अब्दुल क्या तमाम सियासतदान ये कहते हैं कि हम इलेक्शन में जीतेंगे, कामयाब हासिल करेंगे? MKM की हिस्ट्री डिफरेंट है। MKM के पिछले 3.5 दहाइयों से जब इलेक्शन हुआ है, MKM कामयाब होती चली आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि और MKM का कॉन्फिडेंस लेवल देखें ना कि MKM पाकिस्तान अगेन मतलब तमाम सियासी पार्टी से अलग होते हुए आने वाले इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली के लिए 4 कौमी असम्बली की सीटों का ऐलान कर दिया। जी ठीक है, आपका लास्ट कमेंट मिर्जा साहब इससे पूछेगा। जी अमीन साहब, ठीक है जी, ठीक है, लास्ट कमेंट इलेक्शन फिर कब देखते हैं? इलेक्शन अभी उन्होंने दे तो दी, ठीक है जी हाँ, जनवरी की जो है आखिरी हफ्ता ना, लेकिन अभी भी शक है ना लोगों को कि पता नहीं आखिरी हफ्ते में होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए शक तो मेरा तो स्टैंस ये है कि आप थोड़ा सा आगे ले जाएं निगरान सेटअप को, और जी हाँ निगरान सेटअप को, और आपने जो पॉलिसीज शुरू की हैं, जो प्राइवेटाइजेशन है और ये चीजें, इनको मुकम्मल होने दें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो आएगी ना गवर्नमेंट में वो नहीं, अगर आप सॉरी आपकी बात करो, टाइम की कमी, निगरान सेटअप अगर कंटिन्यू हो जाता है और आप कहते हैं इलेक्शन आगे चले जाए और आप इस राय का इजहार खुलेआम कर रहे हैं कि आपकी अपनी राय है, ठीक है, आपकी अपनी राय है, फिर निगरान सेटअप में जो भी निगरान वुज़रा होंगे, काबीना होगी, उनके इख्तियारात क्या होंगे? फिर इस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने मुफ्ती साहब को कह दिया कि हद में रहो, इस तरह के मशवरे देते रहेंगे, फिर इलेक्टेबल्स जो होते हैं, ये वो अल्फाज हैं। तो फिर निगरान हुकूमत की मैं जब जानना चाह रही हूँ, जी ये वो अल्फाज हैं जिसका अल्टीमेटली पार्टी को ही नुकसान होता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसे अल्फाज अगर निगरान सेटअप कंटिन्यू करता है, मेरा सवाल बेसिकली ये, तो जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने सरफराज बुख्ती साहब को इस तरह के अल्फाज ठीक नहीं होंगे, नहीं कहना चाहिए था, तो फिर वो जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ कि फिर वो कहाँ स्टैंड करेगा? नहीं, वो स्टैंड करता होता है, सारों को पता है स्टैंड करता होता है, और कौन किस पे बात कर रहा होता है वो भी पता होता है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं जाऊंगा उस डिटेल में। यानी अगर कंटिन्यू होता है इलेक्शन नहीं, तो मैं ये कहता हूं कि आपने जो प्रोसेस शुरू किया है उस प्रोसेस को अगर आप यहाँ पर रोक देते हैं और इलेक्शन करा के दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं और वो एक कमजोर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो ये जो प्रोसेस आपका शुरू हुआ है अगर ये रुक जाता है, उनसे नहीं होना आगे। ठीक है, चलिए टीम ने भी कह दिया कि रुक जाएं, उनसे नहीं आगे। ठीक है जी, प्राइवेटाइजेशन और ये चीजें कौन सी पार्टी है, हर पार्टी पॉलिटिसाइज हो जाती है, नहीं होना। जी, अमीनुल हक साहब और मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।